Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. आज हमारा प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर नंबर 4 होने वाला है. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 इन अ वेरी डिटेल वे. ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे. लेकिन अगर कोई बच्चा इस चैनल पे नया हो और वो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले उसने लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको बहुत ही वेरी वेल मैनर में आपको डिस्कस किया है आपके साथ. उसमें डिपेंडेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या फॉर्मूला है. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और आपको बोला गया है कि ए एंड बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन दिया है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन दिया है 1/5. सो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका 3/25. सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो काफ़ी सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे क्या बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are black. मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि हम रैंडमली 2 कार्ड निकाल रहे 52 कार्ड में से. पहले एक कार्ड निकाला, दूसरा एक कार्ड निकाला. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. इसमें ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये डिपेंडेंट का है. मतलब आपने पहला कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं रखा और बाद में फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो ये हो गया डिपेंडेंट का. क्योंकि सेकेंड टाइम जो कार्ड निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जो कार्ड निकल चुका है उस पर डिपेंड है. ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड है, इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हम मान लेते कि हमने जो फर्स्ट टाइम कार्ड निकाला है वो ब्लैक मिला. तो फर्स्ट टाइम कार्ड ब्लैक मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? अब ए को ठीक से लिख लेना. ए बी द इवेंट, ऐसा लिख लो. ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट गेटिंग फर्स्ट कार्ड ब्लैक. ए हमने इवेंट डिफाइन कर दिया कि जिसमें मुझे ब्लैक कार्ड मिला. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, जिसमें से ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 26/52 एंड आंसर आ जाएगा 1/2. ओके, उसके बाद फिर हम लोग बी इवेंट को डिफाइन करते हैं. बी इवेंट डिफाइन कर देंगे. बी विद द इवेंट, ठीक है ना. बी इवेंट को डिफाइन करेंगे. बी विद द इवेंट गेटिंग, ए विद द इवेंट गेटिंग second card is black. हमने बी इवेंट भी डिफाइन कर दिया कि हमें क्या मिला, सेकेंड कार्ड भी ब्लैक मिला. ये हमने डिफाइन करके रख दिया. तो अब मुझे सेकेंड टाइम्स ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें मुझे ये ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट टाइम ब्लैक मिल चुका है, फर्स्ट टाइम ब्लैक मिल चुका है. तो अब बात यह है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम कार्ड निकल चुका था और ब्लैक निकल चुका था. तो एक कार्ड तो निकल चुका था, इसका मतलब अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51 बचेंगे, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है और उसमें से भी पहला कार्ड ब्लैक निकल गया है, हमने ये मान के चला था. तो अब मेरे पास टोटल कार्ड बच जाएंगे फिर 25. सो सेकेंड टाइम्स ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट टाइम ऑलरेडी ब्लैक मिल चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/51. सेकेंड टाइम्स ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी. तो हमें निकालना है कि बोथ कार्ड आर ब्लैक, यानी फर्स्ट टाइम भी ब्लैक मिला एंड सेकेंड टाइम्स भी ब्लैक मिला. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, ये डिपेंडेंट का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी फर्स्ट टाइम ब्लैक मिला इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड.
सो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यानी कि 25/51, 25/51। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 25/102। सो दोनों बार ब्लैक कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है 25/102। बात समझ में आ गई? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। पहला वाला क्वेश्चन प्योरली इंडिपेंडेंट पे था, बोल दिया था। सेकेंड वाला क्वेश्चन डिपेंडेंट पे था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। उम्मीद करता दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बॉक्स है किसका? ऑरेंजेस का। अब मान लो कि उस बॉक्स को ना आपको एक मार्केट में बेचना है, बट कंडीशन ये है कि उस मार्केट में बेचने के लिए पहले उस बॉक्स का क्या होगा? इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन कैसे होगा? कि उनमें से कोई भी 3 ऑरेंजेस को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहले एक ऑरेंज निकाला जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद दूसरा ऑरेंज निकाला जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद तीसरा ऑरेंज निकाला जाएगा, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी ये केस हो गए डिपेंडेंट का। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। मतलब मान लो कि वो पर्सन जो उस बॉक्स को ना एग्जामिन कर रहा है, उसने और 3 ऑरेंजेस निकाले। अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकले, अच्छे निकले, तो ही वो बॉक्स अप्रूव्ड होगा उस मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए। अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब तीनों में से अगर एक भी खराब निकला तो भी वो रिजेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि उस बैग के अंदर, उस बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंजेस है, जिसमें से 12 अच्छे हैं। 12 ऑरेंजेस अच्छे हैं और 3 ऑरेंजेस खराब है, फिर भी वो बैग सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। समझा? सो कैसे फाइंड आउट करें, किस तरीके से करना चाहिए वो देखते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने पहली बार जो एक ऑरेंज निकाला उसको हम इवेंट ए नाम दे देते हैं। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that first orange is good। ठीक है, हमने ए इवेंट को क्या डिफाइन किया? जो हमने फर्स्ट ऑरेंज निकाला वो ऑरेंज हमें अच्छा ऑरेंज मिला, गुड ऑरेंज मिला। तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? टोटल ऑरेंजेस है 15, जिसमें से गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 12। तो ये जो एक ऑरेंज निकला है वो किस में से निकला होगा? 12 में से निकला होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/15। समझा? ओके, ठीक है। अब हम बी इवेंट डिफाइन कर देते। लेट बी बी द इवेंट दैट सेकेंड ऑरेंज इज ऑल्सो गुड। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। मतलब आपने पहली बार जो एक ऑरेंज निकाला उसको वापस नहीं रखा, तो यहाँ पे ये बन जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगी कंडीशनल कि आप सेकेंड टाइम्स जो ऑरेंज निकाल रहे हो वो ऑरेंज गुड है, जबकि आपको पता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम ऑरेंज निकाला वो भी गुड था। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरे पास टोटल ऑरेंजेस कितने रह गए? पहली बार मैंने एक ऑरेंज निकाला था तो मेरे पास टोटल ऑरेंज रह गए 14, और पहली बार जो मैंने ऑरेंज निकाला था वो तो गुड ऑरेंज था, अच्छा वाला ऑरेंज था। तो अब मेरे पास टोटल अच्छे वाले ऑरेंज कितने रह गए? 11। तो ये हो जाएगा 11/14। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं सी बी द इवेंट दैट थर्ड ऑरेंज इज ऑल्सो गुड।
सी इवेंट डिफाइन कर दे कि जो तीसरा ऑरेंज है वो भी गुड है। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वेयर ए एंड बी ऑलरेडी हैपन या ऑलरेडी गिवन, मतलब मैं तीसरी बार अच्छा ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, जबकि मुझे ये पता है कि पहली बार अच्छा ऑरेंज निकल चुका है, दूसरी बार भी अच्छा ऑरेंज निकल चुका है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अच्छा अब मेरे पास कितने ऑरेंज बचे थे, कितने बचे हैं 13, टोटल ऑरेंज बच गए 13, जिसमें से पहले 2 बार अच्छे वाले ऑरेंज निकल चुके, गुड ऑरेंजेस निकल चुके, तो मेरे पास गुड ऑरेंजेस कितने बचे 10। तो थर्ड टाइम गुड ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10/13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो बॉक्स था ऑरेंज का वो अप्रूव्ड हो जाए सेल करने के लिए। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑरेंज निकला था वो गुड होना चाहिए, एंड सेकेंड टाइम जो ऑरेंज निकला वो भी गुड होना चाहिए, एंड थर्ड टाइम जो ऑरेंज निकलेगा वो भी गुड होना चाहिए, तभी तो वो बॉक्स अप्रूव्ड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि फर्स्ट टाइम गुड ऑरेंज निकले इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, probability of C where A and B is already occurred। ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुटअप करो और आंसर निकालो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना मिला था हमें 12/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A कितना मिला है 11/14 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C where A and B is already occurred 10/13, 10/13। चलो देखते हैं कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन में क्या निकलता है। जैसे कि यहाँ पे 5 3 और यहाँ 5 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 2 7 हो रहा है, यहाँ पे 3 × 2, ये सारी चीज़ें, तो 2 2 और 11 बच गए, यानी कि 44 ऊपर से बचा, नीचे से 7 और 13 बचा, तो 7 3 21 रिमेनिंग 2, 7 1 is 7 एंड रिमेनिंग 2 91। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 44/91, यानी कि वो जो बॉक्स हम लेके जा रहे थे, बॉक्स ऑरेंजेस का, वो अप्रूव्ड हो जाए, सेल होने के लिए अप्रूव्ड हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 44/91। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइस आर टॉस। एक फेयर कॉइन है, एक फेयर कॉइन और एक अनबायस्ड डाइस को हमने टॉस किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सैंपल स्प्लिट बना लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कॉइन पे हमें हेड मिल सकता है, टॉस के साथ मुझे 1 मिल सकता है, तो H1 या H2 या H3 या H4 या H5 या H6, या फिर हो सकता है टेल भी मिल जाए, तो टेल के साथ में 1, टेल के साथ में 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, ये सारे एलिमेंट मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए इवेंट क्या डिफाइन करके रखा है कि उन्हें हेड मिला, उन्हें क्या मिला, हेड मिला। तो हेड मिला, तो हेड के साथ तो 1 भी मिल सकता है, हेड के साथ 2 भी मिल सकता है, हेड के साथ 3 भी मिल सकता है, हेड के साथ 4 भी मिल सकता है, क्योंकि क्या कॉइन और बायस को हम लोग एक साथ टॉस कर रहे हैं ना। तो हेड मिला तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, समझो। और बी इवेंट उन्होंने डिफाइन किया है कि उन्हें बी इवेंट में क्या है, 3 ऑन द डाई, 3 मिला डाई पे। अब डाई पे 3 मिला है तो 3 के साथ आपको हेड भी मिला होगा, ठीक है, या फिर 3 के साथ आपको टेल भी मिला होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ए मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या, ए मिलने की प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 यानी कि 1/2। और वैसे बी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 1 2 यानी 2/12, 2/12, 2/12 का मतलब 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें मिल जाएगा 1/12। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रख दिया।
फिर हमने अब फाइंड आउट करने की कोशिश की ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन। सो ए और बी में कॉमन आ रहा है H3, एक ही एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12, ठीक है ना, 1/12। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसके ये प्रूफ होने का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो काफ़ी सिंपल था ये। इंडिपेंडेंट या है या डिपेंडेंट है ये चेक करना, तो ये कंडीशन चेक कर लो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इंडिपेंडेंट, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस। मतलब एक डाई है जिसमें 2 कलर से पेंट किया गया है, रेड और ग्रीन। तो जो डाई पे 1 2 3 नंबर लिखे हैं ना, उस पर रेड कलर है, और जो 4 5 6 लिखे उस पर ग्रीन कलर है। इस तरीके से हमारे पास एक सिचुएशन दी है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए एक इवेंट है जिसमें इवन नंबर मिल रहा है, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी एक इवेंट है जिसमें हमें रेड कलर मिल रहा है। तो आर ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट। तो हमें पूछा गया है कि क्या ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या। तो जैसे कि हमें पता है, हम जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में मुझे क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब मिल सकता है सैंपल स्पेस में। और ए इवेंट इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, ए इवेंट डिफाइन किया था कि ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो ए सेट के अंदर हमें क्या क्या मिल सकते हैं, 2 4 6 इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब कितना, 1/2। ओके, बी इवेंट इन्होंने क्या डिफाइन किया है, बी इवेंट डिफाइन किया, बी विद द इवेंट द नंबर इज रेड। तो जो नंबर मिलेगा वो रेड मिलेगा। तो रेड पे हमने क्या क्या मार्क करके रखा था, 1 2 3। तो हो सकता है 1 मिला होगा, 2 मिला होगा, या फिर 3 मिला होगा। तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो बी की प्रोबेबिलिटी भी 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 1/2 इंटू 1/2 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देन उसके बाद अब चेक करते कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन ए में क्या है, 2 4 6, बी में क्या है, 1 2 3। अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1/6। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 से ये बात पता चल रही है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सॉरी, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों कैसे इवेंट हैं? डिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ई एंड एफ बी इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/10। ई और एफ दो इवेंट दिए जिसमें ई की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 3/5, एफ की प्रोबेबिलिटी भी ऑलरेडी गिवन है 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है 1/5। आपको पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको बस चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है 3/10, तो ये हो जाएगा 9/50। ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है, ये दिया है 1/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is not equals to probability of E
into probability of f. Therefore E and F are not independent event. E और F इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी आसान क्वेश्चन है। गिवन दैट इवेंट A and B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 3/5 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्मॉल p, मतलब वैल्यूज नहीं दिया, आपको स्मॉल p बताया और आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो सिचुएशन पे। पहली सिचुएशन कि वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दूसरी सिचुएशन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप सुनो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे हम लोग कहते हैं, दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका मतलब कि इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या क्या गिवन दिया है ना उसके बेसिस पे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है p। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो हमें गिवन है विच इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन दिया है हमें 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ये दिया है स्मॉल p। तो हमें यही स्मॉल p निकालना है, तो मैं ये 1/2 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2। सो स्मॉल p इज इक्वल्स टू 3 2 6 minus 5/10, so therefore small p is equals to 1/10। तो ये रहेगी p की वैल्यू जब a और b कैसे इवेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन इंडिपेंडेंट के लिए क्या। ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट अगर है तो दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दिया है, सो ये हो जाएगा p/2। सो ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी p/2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट, अब हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर में होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर में होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिया है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी स्मॉल p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन p/2 है। सो 1/2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू p माइनस p/2। सो ये बन जाएगा आपका 1/10 2p माइनस p/2। सो p इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1/5। 2 को शिफ्ट किया, 2/10 का मतलब 1/5। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट के लिए इस तरीके से सॉल्व करना है। तो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ थ्योरी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ऐसा बोला गया है, जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। जिसमें सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो वी नो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4। सो दिस बिकम 0.12। ठीक है, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड देखो,
सेकेंड इसमें अपने को क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो भी आपको गिवन है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया है 0.12। तो ये हो जाएगा आपका 0.7, मतलब 0.70 माइनस 0.12, तो ये हो जाएगा कि 0.58। तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सेकेंड का रिजल्ट। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इसका डिस्कशन किया है। अब बात यह है कि ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसका ए पे कोई फर्क नहीं गिरेगा ना। मतलब मुझे ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिसमें हमें बोला गया कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, बट ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, बी हुआ चाहे ना हुआ हो उसका ए से तो कोई असर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर में विच इज 0.3। और फोर्थ हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, अगेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट मीन्स ए इवेंट हुआ चाहे ना हुआ हो उसका बी इवेंट पे कोई भी असर नहीं होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर में आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है आपको 0.4, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप मान लो इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व करते हो तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। आप ट्राई करके देख लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो लगा लो। और इसके लिए भी तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ चीज़ें, अब ये क्वेश्चन 9 जो है ये कम्प्लीटली अलग है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनसे कम्प्लीटली अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करा दूं कि हम सबको पता है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B whole complement is also equals to 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी 1 ही आएगा। तो इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, बोल सकते हैं इस तरीके से। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है ना। ये कुछ 11th का टॉपिक है, 11th में इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसी का यूज़ हमें इन क्वेश्चंस में अभी करना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट थ्योरी में आपने ये चीज़ को पढ़ के रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर में होता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ जिसको हम लोग कहते थे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस कुछ नहीं, आप वैल्यूज को पुटअप करो और आंसर निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/8। सो 1 माइनस, अगर मैं इन पहले दोनों को सॉल्व करूँ तो 2 + 4 6, 2 + 4 6/8 minus 1/8. So this become 1 minus 5/8. So 5/8, तो ये 8 minus 5 3/8. So फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 3/8. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल्स टू 3/8। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कुछ दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और फिर से एक बार देखो कि मैंने क्या चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन की। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12। सो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 1/2 इनटू 7/12, ये हो जाएगा 7/24। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीजें दी है अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू अपने को दी है 1/4। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ये इक्वल में होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल में होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर। ठीक है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर में हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल में होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर में, विच इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर शिफ्ट किया, ये इधर गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो 1 माइनस 1/4 3/4। और आपको ये भी फॉर्मूला अच्छे से पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर में होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर में होता है। तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, 3/4। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 7/12 माइनस, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऊपर 6 नीचे 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये देगा अपने को 13/12, उसको इधर शिफ्ट करने तो ये हो जाएगा -3/4, और इसका उस साइड शिफ्ट कर लेते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता चल जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, दोनों का बेस सेम है 12। ये 9 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। तो ये होगा फाइनली आपका 1/3। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये बात पता चल गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल है? नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, are not independent event, are not independent event। क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आ गया? काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व करते आ गया होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। ए और बी की प्रोबेबिलिटी दी है, आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे और लिखा है, लेकिन और का मतलब आप समझ जाओगे कि यूनियन ही होता है। और यहाँ पे फोर्थ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के साथ। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए एंड बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अच्छा, ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 0.3 गिवन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 0.6 गिवन दिया है, तो ये होता है 0.18। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट का आंसर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सेकंड देखो, सेकंड इसमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में सेट थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप उसमें चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाते थे वेन डायग्राम के थ्रू कि सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है, तो ए एंड नॉट बी का रीजन मतलब ये वाला रीजन कि इसमें ए एंड नॉट बी मतलब एक तरीके से ओनली ए बी बोला जाता है इसको, ए एंड नॉट बी मतलब ये वाला रीजन। तो ये वाला रीजन अपन कैसे निकाल देते? कंप्लीट ए में से बीच वाला रीजन हम लोग माइनस कर देते, यानी कि मैं कंप्लीट ए की प्रोबेबिलिटी में से ये बीच वाला रीजन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रीजन होता है, उसको माइनस कर दूंगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.3 का मतलब 0.30 ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 0.18, तो ये हमको देगा 0.12। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड इसमें क्या बोला है हमें? थर्ड इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब यूनियन। तो फॉर्मूला होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12। तो ये हो जाएगा 0.9 मतलब 0.90 में से 0.12 अगर माइनस करते तो ये आ जाएगा 0.78। और फोर्थ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए मतलब ए भी नहीं नॉर बी एंड बी भी नहीं, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने निकाला विच इज 0.78। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0.22 आ जाएगा, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से काफी आसानी से चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो। और आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये सारी ये वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए, तो आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आने वाला है, आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई को हमने 3 बार टॉस किया। तो सबसे पहले ये सोच लो कि इवेंट जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि जब आप डाई को फर्स्ट टाइम टॉस करोगे
या थ्रो करोगे, सेकंड टाइम थ्रो करोगे और थर्ड टाइम थ्रो करोगे, तो सेकंड टाइम जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फर्स्ट टाइम के थ्रो पे डिपेंड नहीं रहेगा, या थर्ड टाइम जो थ्रो करने पे रिजल्ट मिलेगा वो सेकंड या फर्स्ट टाइम के थ्रो पे डिपेंड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो भी इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वन। यहाँ पे ये एक छोटा सा ट्विस्ट है कि उन्होंने बोला कि कम से कम ना एक बार ऑड नंबर मिल जाए, मतलब क्योंकि आप डाई को कितने बार फेंकने वाले, 3 बार, तो कम से कम एक बार ऑड नंबर मिल जाए। तो कम से कम एक बार ऑड नंबर मिल जाएगा, क्या मतलब कि एक बार मिला तो भी चलेगा, एक 2 बार मिला तो भी चलेगा, या 3 बार मिल गया तो भी चल जाएगा। तो ऐसी चीज में हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान से देखना। हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ odd number at least one, odd number at least one, at least once, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार मुझे ऑड नंबर मिल जाए। तो उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा क्या होगा कि मुझे ऑड नंबर ना मिले, उसका मतलब होगा ऑड नंबर ना मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर, नॉट गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम्स ऑड नंबर, ठीक है। एटलीस्ट 1 टाइम्स ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें उसके कॉम्प्लीमेंट वाले कंसेप्ट का यूज करना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर। अच्छा, नॉट गेटिंग ऑड नंबर का क्या मतलब कि मुझे ऑड नंबर नहीं मिलने चाहिए, ऑड नंबर नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट रो में मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए। तो इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर डाई को अगर आप 3 बार फेंक रहे हो तो आपको पता ही है कि पहले इवेंट, पहली बार में ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है ना, ठीक है। दूसरे बार में भी 1/2 होगी क्योंकि इवेंट तो इंडिपेंडेंट है, तीसरे बार में भी 1/2 हो जाएगी। तो ये फाइनली ये कितना देगा, 1 माइनस 1/8 देगा। 1 माइनस 1/8 का मतलब हो जाएगा 7/8। तो ये हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम्स, कम से कम एक बार ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो जब भी एटलीस्ट, एटलीस्ट ऐसा वर्ड आ गया ना, तो वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट यूज करो। तो कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट में क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं कि कम से कम एक बार ना, तो उसका उल्टा क्या, एक बार भी नहीं, कम से कम एक बार में क्या कहेगा, 1 2 3, और एक बार भी नहीं में 0। हमने वही सोचा है कि नॉट गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर होना ही है, 0 टाइम्स ऑड नंबर, 0 टाइम्स ऑड नंबर का मतलब तीनों बार मुझे इवन नंबर। बात समझ में आ गई, काफी सिंपल है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है, लेकिन जो इसमें ट्विस्ट आया है ना, ये लैंग्वेज वाला, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, 2 balls are drawn at random with replacement, with replacement, ठीक है। 2 बॉल हम लोग निकाल रहे हैं लेकिन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, उस बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल है बोलते हैं और रेड बॉल 8 है, ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा आपको कि आपने क्या किया, फर्स्ट बॉल निकाला, देखा और उसको वापस रख दिया। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी, इंडिपेंडेंट कंडीशन होगी। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट से रिलेटेड है। तो देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स है 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है, तो टोटल बॉल्स हो जाएंगे 18। अब अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन की कि बोथ बॉल्स आर रेड, तो जब आप फर्स्ट बॉल निकालोगे, फर्स्ट बॉल जो निकालोगे, अगर फर्स्ट, तो दोनों के दोनों बॉल्स कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइम बॉल निकालोगे वो भी रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या ऐसा बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बॉल्स है 18, टोटल बॉल्स कितने हैं, 18 है, जिसमें से रेड बॉल कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8/18। 8/18 का मतलब कितना, 4/9 हो जाएगी।
अब क्या किया हमने, पहली बार जो बॉल निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। अब उसी बॉल को हमने वापस रख दिया, फिर सेकेंड टाइम बॉल निकाला, तो सेकेंड टाइम बॉल भी हमें रेड ही मिलना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल भी रेड है, तो भी नंबर ऑफ बॉल्स तो उतनी है ना, 18 ही रहेंगे, क्योंकि आप विद रिप्लेसमेंट वापस रख रहे हो, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है, जिसमें रेड बॉल तो फिर से 80 रहेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। यानी फर्स्ट टाइम रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/9, सेकेंड टाइम रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/9। सो both balls are रेड, दोनों के दोनों बॉल्स रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब बोला कि फर्स्ट टाइम रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड टाइम रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4/9, सेकंड टाइम रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी वो भी 4/9 है, ये कितना हो जाएगा, 16/81। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, कि जो फर्स्ट टाइम आपने बॉल निकाला था वो होना चाहिए बोलते ब्लैक, और उसको आपने वापस बैग में रख दिया, फिर सेकंड टाइम जो बॉल निकाला है वो होना चाहिए बोलते रेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो मैं अब डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting black ball in first drawn and getting red ball in second drawn। आप ही सोचो कि अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल निकाल रहे हो तो फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितने हैं 18, जिसमें ब्लैक बॉल कितने हैं 10, तो फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/18, एंड क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, आप समझ गए ना, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, यही फॉर्मूला इंडिपेंडेंट का। ठीक है, तो सेकंड टाइम्स रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकंड टाइम्स रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी वही, टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स 18, और जिसमें से रेड बॉल कितने हैं 8, तो सेकंड टाइम्स रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/18। सो ये हो जाएगा आपका 5/9 और ये हो जाएगा आपका 4/9, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 20/81। ठीक है, 20/81। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या हो रहा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम ही है, नहीं फर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, यहाँ पे क्लियरली पता है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए और सेकेंड बॉल रेड होना चाहिए, बट इस थर्ड वाले पॉइंट के अंदर क्या बोला, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, क्योंकि आप दो बॉल निकाल रहे हो तो दोनों में से कोई एक ब्लैक होना चाहिए और दूसरा रेड होना चाहिए, ये बोला गया है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट टाइम अगर आपको ब्लैक मिल गया तो सेकेंड टाइम रेड मिलना चाहिए, या फिर फर्स्ट टाइम रेड मिल गया तो सेकेंड टाइम ब्लैक मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं, प्रोबेबिलिटी तो मान के चलते कि फर्स्ट टाइम हमें क्या मिल गया, ब्लैक मिल गया, तो सेकेंड टाइम क्या मिलेगा, रेड ही मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/18, एंड तो फिर सेकंड टाइम क्या मिलना चाहिए, रेड, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आपको एक बार ब्लैक मिला तो दूसरी बार रेड ही होना चाहिए। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर जब भी और आएगा तो प्लस करना है, एंड आया तो इनटू करना है। तो अब हमने सोचा कि अच्छा फर्स्ट टाइम ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी और सेकंड टाइम रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम रेड मिल गया, तो फर्स्ट टाइम अगर रेड मिला होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी
8/18 एंड सेकेंड टाइम ब्लैक मिला होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10/18। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है आपका, देखो ये हो गया आपका 2 टाइम्स 10/18 इंटू 8/18, 2 टाइम्स 10/18 इंटू 8/18। यह आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 5/9 और ये हो जाएगा आपका 4/9। तो ये कितना हो जाएगा 20/81। 20/81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 40/81। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीटली आपका इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोल के रखा है कि आप रिप्लेस कर रहे हो, और रिप्लेस कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मतलब मान लो कोई एक प्रॉब्लम है, एक मैथमेटिकल का कोई न्यूमेरिकल है, जो क्या कर रहे हैं ना, 2 पर्सन है ए एंड बी, जो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब ए पर्सन खुद लगा हुआ है और बी पर्सन अलग लगा हुआ है। ठीक है, तो ए पर्सन ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/2 और बी पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3। ठीक है, आपको क्या बोला, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ने मतलब वही बात बोलेगी कि दोनों ने प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चालू किया। आपको क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कि आपको मतलब है कि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, फिर चाहे ए सॉल्व कर ले या फिर बी सॉल्व कर ले, वो लेना देना नहीं है। हमें मतलब है कि जो हमने उनको प्रॉब्लम दिया है वो सॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब क्या कि या तो ए सॉल्व कर ले या फिर मतलब और मतलब यूनियन, समझा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ए और सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें पता है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर चाहे ए सॉल्व कर ले या फिर बी सॉल्व कर ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिया है हमें 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दिया है व्हिच इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6, यानी कितना आएगा 4/6। 4/6 का मतलब कितना 2/3। सो ए या फिर बी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/3। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब दोनों में से किसी एक ने ही। बात ये कि दोनों में से किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब वो हो सकता है कि पहले वाले ने मतलब ए ने सॉल्व कर लिया हो, या फिर हो सकता है बी ने सॉल्व कर लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कैसे निकालेंगे, अब क्या हो सकता है कि पहले वाले ने सॉल्व कर लिया हो, पहले वाले ने मतलब ए ने सॉल्व कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका मतलब फिर दूसरे वाले ने सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ए ने सॉल्व किया तो बी ने सॉल्व नहीं किया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर में और की कंडीशन में प्लस करते हैं, हो सकता है कि पहले वाले ने सॉल्व ना किया हो और दूसरे वाले ने सॉल्व कर लिया हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला कि फर्स्ट वाला सॉल्व करेगा तो दूसरा वाला सॉल्व नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्टली एक ने सॉल्व किया। या हो सकता है कि फर्स्ट वाले ने सॉल्व नहीं किया, सेकंड वाले ने सॉल्व किया, एग्जैक्टली वन ने सॉल्व किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। तो बस इसको सॉल्व करते हैं आंसर निकालते हैं। ये कितना दे देगा अपने को 2/3, 2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा प्लस ये कितना देगा आपको 1/2 इनटू 1/3 तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये कितना आ रहा है आपका ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/6 आ जाएगा। 3/6 का मतलब कितना 1/2। तो एग्जैक्टली किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व अगर कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी और उसके बेसिस पे हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये भी क्लियर होगा। ओके।